चलिए हम पढ़ते हैं रेड डाटा बुक के बारे में कि रेड डाटा बुक क्या होता है या फिर लाल किताब किसे कहते हैं या आरडीबी। आरडीबी मतलब रेड डाटा बुक क्या होता है। तो आईयूसीएन संस्था है जिसने जो प्रजातियां विलुप्त हो रही होती हैं, चाहे जंतुओं की प्रजातियां हों चाहे पौधों की प्रजातियां हों, उसमें जो प्रजातियां खतरे में होती हैं, चाहे नष्ट हो रही होती हैं पृथ्वी पर से, चाहे जो ख़त्म होने के कगार पर होती हैं, उन प्रजातियों के बारे में जानकारी देती है ये रेड डाटा बुक। ठीक है, तो हमने इसमें लिखा है, तो इसमें कैसे आपको डिफाइन करना है परीक्षा में। तो विलुप्त होते जीवों के संबंध में आईयूसीएन ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसे आरडीबी कहते हैं या फिर लाल किताब कहते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन सबसे पहली बार 1 जनवरी 1972 ईस्वी को किया गया था और देखें तो अब तक कुल 5 पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। और हम देखें तो इस पुस्तक में कुल 4 प्रकार के रंग यानी कुल 4 रंग के पृष्ठों का उपयोग किया जाता है। इस बुक में कुल 4 रंग के पृष्ठों का उपयोग किया जाता है। पहला जो पृष्ठ है लाल रंग का पृष्ठ होता है, लाल रंग का पृष्ठ होता है और लाल रंग के पृष्ठ पर उन विलुप्त हो रहे जीवों की जानकारी दी जाती है। विलुप्त यानी कि जो नष्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो लाल पृष्ठ पर उन विलुप्त हो रहे जीवों की जानकारी दी जाती है जिनके बचाव का पूरा ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। यानी कि ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो रही होती हैं और उनका ध्यान हम लोग न रखें तो पृथ्वी पर से किसी भी समय नष्ट हो सकती हैं। तो ऐसी प्रजातियों की जानकारी किस पन्ने पर लिखी जाती है या नोट की जाती है, तो ये लाल पृष्ठ पे। ठीक है, यानी कि इस बुक में रेड डाटा बुक में जो 4 प्रकार के पृष्ठों का उपयोग किया जाता है, इन 4 प्रकार के पृष्ठों का उपयोग अलग अलग जातियों के या फिर नष्ट हो रही जातियों के बारे में बताने के लिए, जानकारी देने के लिए किया जाता है। तो लाल पृष्ठ का उपयोग यानी कि लाल पृष्ठ पर उन विलुप्त हो रहे जीवों की जानकारी दी जाती है जिनका बचाव का पूरा ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। अगर न बचाव रखें तो वो नष्ट हो सकती हैं। सफ़ेद पृष्ठ पर उन जातियों की जानकारी दी जाती है, उन प्रजातियों की जानकारी दी जाती है जो बहुत दुर्लभ होती हैं और निश्चित स्थानों पर ही पाई जाती हैं, यानी कि जिनकी संख्या पहले से कम होती है और कहीं कहीं पर पाई जाती हैं। ऐसे जीवों की जानकारी किस पर दी जाती है? सफ़ेद पृष्ठ पर। ठीक है, नेक्स्ट है पीला पृष्ठ। तो पीले पृष्ठ पर ऐसी प्रजातियों की जानकारी दी जाती है जिनकी संख्या में तेज़ी से कमी हो रही है, यानी जिन प्रजातियों की संख्या, चाहे जंतु चाहे पादप, ये दोनों के लिए काम करता है, चाहे जंतु चाहे पादप हो, तो जिन प्रजातियों की संख्या तेज़ी से कम हो रही है, घट रही है, उन प्रजातियों की जानकारी इस पीले पृष्ठ पर दी जाती है। अब चलते हैं भूरे पृष्ठ के बारे में। तो भूरे पृष्ठ पर किस प्रजाति की जानकारी दी जाती है? तो ऐसी प्रजातियाँ जिनके बारे में ये आशंका होती है, ये शंका होती है, संदेह होता है कि ये पृथ्वी पर से नष्ट हो रही हैं, यानी कि विलुप्त हो रही हैं, तो उन प्रजातियों की जानकारी भूरे पृष्ठ पर दी जाती है। यानी जिन प्रजातियों के बारे में यह आशंका होती है कि ये नष्ट हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो उन प्रजातियों की जानकारी भूरे पृष्ठ पर दी जाती है। और हम चलते हैं कि आरडीबी का उद्देश्य क्या है। हमने कि जो लाल किताब है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका ये लाल किताब जो जानकारी दे रही है इससे क्या बताना चाह रही हो, है ना, समाज में क्या संदेश देना चाह रही है, इसको हम देखें। तो आरडीबी का पहला उद्देश्य क्या होता है? तो पहला उद्देश्य होता है कि जो प्रजातियां विलुप्त हो रही होती हैं उन प्रजातियों की जानकारी देना, ताकि जब सब लोग जानेंगे कि ये प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं तो उनके बारे में बचाव करेंगे हम लोग, है ना, संरक्षण करेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे ताकि वो प्रजातियां पृथ्वी पर से नष्ट न हो पाएँ। क्योंकि जो प्रजातियाँ होती हैं, जो जंतु होते हैं, चाहे पौधे हों चाहे हम लोग हैं, हमारा और पौधों का, प्रजातियों का जो संतुलन है एक दूसरे से ही बना हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारा दायित्व होता है कि हम उन प्रजातियों की देखभाल करें, उनकी सुरक्षा प्रदान करें, उनका संरक्षण करें, उनका बचाव करें। ठीक है, तो आरडीबी का पहला उद्देश्य होता है, यानी कि लाल किताब का पहला उद्देश्य क्या होता है कि लुप्त हो रही प्रजातियों की जानकारी देना। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? लोगों को जीवों के संरक्षण के लिए प्रेरित करना, ताकि जो लोग हैं वो जानें और जीवों को बचाव करें, उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करने का काम होता है। यानी कि लोगों को जीव संरक्षण के लिए प्रेरित करना इसका दूसरा उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य क्या होता है कि जो जातियां संकटग्रस्त होती हैं, माने जो एकदम संकट में होती हैं, नष्ट हो रही होती हैं या नष्ट होने वाली होती हैं, उन प्रजातियों के आश्रय स्थल की जानकारी देना, यानी कि कहाँ पर वो रह रही हैं उस स्थान की जानकारी देना, ताकि जो लोग हैं वहाँ पर पहुँचकर उस प्रजाति का बचाव कर सकें। ठीक है, तो ये पूरा हुआ आरडीबी। आरडीबी क्या होता है? तो
विलुप्त होते जीवों के संबंध में IUCN ने एक किताब का प्रकाशन किया था जिसे हम कहते हैं लाल पुस्तक। इसका प्रकाशन सबसे पहली बार 1 जनवरी 1972 ईस्वी को किया गया था और अब तक कुल 5 पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। इस पुस्तक में कुल 4 रंग के पृष्ठों का उपयोग होता है। पहला पृष्ठ होता है लाल वाला। लाल पृष्ठ पर उस विलुप्त होते जानकारी हो रहे जीवों की जानकारी दी जाती है जिनके बचाव का पूरा ध्यान रखना आवश्यक होता है, और सफ़ेद पृष्ठ पर उन जीवों की जानकारी दी जाती है जो दुर्लभ होते हैं और बहुत कम स्थानों पर ही पाए जाते हैं। पीले पृष्ठ पर उन प्रजातियों की जानकारी दी जाती है जिनकी संख्या में तेजी से कमी आ रही है, और भूरे पृष्ठ पर उन प्रजातियों की जानकारी दी जाती है जिनके बारे में आशंका होती है कि ये विलुप्त हो रही हैं पृथ्वी पर से या नष्ट हो रही हैं। RDB का उद्देश्य क्या हो रहा है? तो लुप्त हो रही प्रजातियों की जानकारी देना। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? लोगों को जीव संरक्षण के लिए, जीवों के बचाव के लिए प्रेरित करना। संकटग्रस्त जातियों के आश्रय स्थल की जानकारी देना। संकटग्रस्त जातियाँ जो होती हैं वो कहाँ पर पाई जा रही हैं, किस स्थान पर हैं, वो उस स्थान की जानकारी देना, ताकि हम लोग जाकर या फिर जो भी आसपास के स्थानीय लोग हैं उनका संरक्षण कर सकें, बचाव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं या फिर जैवमंडल किसे कहते हैं, क्या होता है? तो हम देखें तो पृथ्वी का वह भाग जिस पर जीवधारी माने कि सजीव जो होते हैं, यानी पृथ्वी के जिस भाग पर, जिस भूभाग पर सजीव निवास करते हैं या रहते हैं, उनको हम कहते हैं, उस स्थान को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवधारी निवास करते हैं यानी कि रहते हैं। ठीक है, जीवधारी मतलब सजीव, जिनके पास जीव होता है, जो जो जीव धारण करते हैं उनको बोलते हैं जीवधारी। तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवधारी निवास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उस भाग को बायोस्फीयर या फिर जैवमंडल कहते हैं। अगर हम देखें तो समुद्र तल से देखें हम लोग, यानी समुद्र जो होता है उसका जो तल होता है, ऊपर का भाग जो होता है, उससे लगभग, समुद्र तल से लगभग 6 किलोमीटर गहराई तक जो फैला हुआ है बायोस्फीयर है, यानी कि 6 किलोमीटर गहराई तक जीव पाए जाते हैं, और स्थल से लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक ये जैवमंडल है, बायोस्फीयर है। ठीक है, जो बायोस्फीयर, इसका रेंज कितना है? तो समुद्र तल से लगभग 6 किलोमीटर गहराई तक, और जो हमारा स्थल है ना, स्थल से लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये हमारा बायोस्फीयर फैला हुआ है। उस क्षेत्र को हम बोलते हैं बायोस्फीयर या फिर जैवमंडल। अब देखिए हम लोग तो जैवमंडल का निर्माण देखें तो जैवमंडल का जो निर्माण होता है ये 3 घटकों के मिलने के फलस्वरूप होता है। जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर का जो निर्माण होता है वह 3 घटकों के मिलने के फलस्वरूप होता है। इसमें देखिए 3 घटक कौन कौन से हैं? तो पहला होता है जलमंडल, दूसरा होता है स्थलमंडल, और तीसरा होता है वायुमंडल। और आप सभी लोग जानते हैं कि जलमंडल में भी जीव रहते हैं, स्थलमंडल में भी जीव रहते हैं, और वायुमंडल में भी जीव रहते हैं। ठीक है, तो जैवमंडल का निर्माण 3 घटकों से मिलकर होता है, यानी 3 घटकों के मिलने के फलस्वरूप होता है। जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। जलमंडल में जलीय जीव रहते हैं, स्थलमंडल पर स्थलीय जीव रहते हैं, वायुमंडल में वायवीय जीव रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और डीपली पढ़ें हम लोग। तो किसी भी पारतंत्र कहें चाहे जैवमंडल कहें, तो जैवमंडल की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है जीव। हम लोग क्या हैं? जीव हैं। और जब एक ही जाति के, एक ही प्रजाति के या एक ही जाति के जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो समष्टि कहते हैं। एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि यानी पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देख ले मनुष्य के प्रजाति हैं, खाली मनुष्य हैं एक जगह इकट्ठा हुए हैं समूह के रूप में, तो हम क्या कहेंगे? उसको समष्टि कहेंगे। इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, तो एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं, और कई समष्टियों के समूह को समुदाय कहते हैं। समुदाय मतलब कम्युनिटी कहते हैं। तो कई समष्टियों के समूह को समुदाय कहते हैं, और कई समुदायों के समूह को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, और कई पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को जीवोम कहते हैं, और कई जीवोमों के समूह को जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, यानी एक ही जाति के कई जीव मिलेंगे आपस में तो समष्टि का निर्माण होता है, और जब कई समष्टियां आपस में मिलती हैं तो एक समुदाय का निर्माण होता है, और जब कई समुदाय आपस में मिलते हैं तो एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण होता है, और जब कई पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं आपस में तो जीवोम का निर्माण होता है, यानी बायोम का निर्माण होता है, और जब कई जीवोम आपस में मिलते हैं तब जाकर एक जैवमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, तो पूछता है बायोस्फीयर क्या होता है, तो हमको लगता है कि RDB और बायोस्फीयर दोनों आप लोग डेफिनेटली डिफाइन कर सकते हैं पेपर में, बोर्ड के। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरफेरॉन क्या होता है।
इंटरफेरॉन क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो इंटरफेरॉन क्या होता है इसको देखिए हम लोग। सबसे पहले इंटरफेरॉन जो होता है इसकी खोज किया था आइसेक और लिंडमान ने। आइसेक और लिंडमान ने सबसे पहली बार खोज किया था इंटरफेरॉन का। इंटरफेरॉन होते क्या है, तो जब किसी कोशिका में वायरस का संक्रमण होता है, हमारे जैसे मान लीजिए कोशिकाएं बहुत सारी हैं, तो जब किसी भी कोशिका में वायरस का संक्रमण होता है तो वो कोशिकाएं क्या करती हैं, अपने अंदर से एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं, और वो प्रोटीन जो होता है वो अन्य कोशिकाओं में पहुंच जाता है और पहुंचकर उस वायरस के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन कोशिकाएं बना रही हैं सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्य कोशिकाओं की, उसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखा है कि इसकी खोज आइसेक व लिंडमान ने किया था। तो आइसेक व लिंडमान के अनुसार वायरस से संक्रमित कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं, और ये प्रोटीन समीपवर्ती कोशिकाओं में पहुंचकर वायरस के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया इंटरफेरॉन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जाने की खोज किसने किया था, तो इंटरफेरॉन की खोज आइसेक और लिंडमान ने किया था। और आइसेक और लिंडमान के अनुसार जब कोई कोशिका वायरस से संक्रमित होती है तो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं, और ये प्रोटीन समीपवर्ती कोशिकाओं में पहुंचकर उस वायरस के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं, और इसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है, तो आइसेक व लिंडमान के अनुसार वायरस से संक्रमित कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं, ये समीपवर्ती कोशिकाओं में पहुंचकर वायरस के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि लसिका अंग क्या होता है। तो लसिका अंग से पहले हम जानेंगे कि लसिका तंत्र किसे कहते हैं। तो जो लसिका तंत्र होता है, लसिका सिस्टम जो होता है, इसको हम बोलते हैं लिम्फॉइड सिस्टम बोलते हैं। तो लसिका तंत्र जो होता है यह वाहिकाओं वाहिकाओं मतलब जो नसें होती हैं, जो वाहिनियाँ होती हैं, नसें होती हैं, है ना, यानी कि यह नसों का जाल यानी कि वाहिकाओं का जाल तथा लसिका गांठ अस्थिमज्जा मतलब बोन मैरो, जहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है और खून का निर्माण होता है। अस्थिमज्जा को हम बोलते हैं बोन मैरो, और यहीं पर हमारे खून का निर्माण होता है और आरबीसी का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्लीहा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है और आरबीसी को दफना जाता है, इसलिए प्लीहा को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी की कब्रगाह बोलते हैं। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में, और प्लीहा में किसका निर्माण होता है, तो डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पस्किल्स श्वेत रुधिर कणिकाएं, और अस्थिमज्जा में लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो लसिका तंत्र क्या होता है, तो यह वाहिकाओं का जाल होता है, वाहिकाओं का जाल तथा लसिका गांठ अस्थिमज्जा प्लीहा थाइमस का बना होता है। यानी कि वाहिकाओं का जाल, लसिका गांठ, अस्थिमज्जा और प्लीहा और थाइमस, ये सभी मिल करके लसिका तंत्र का निर्माण करते हैं। और लसिका तंत्र में जो भी अंग भाग लेते हैं उन अंगों को हम क्या कहते हैं, लसिका अंग कहते हैं। तो लसिका तंत्र में भाग लेने वाले अंगों को हम क्या कहते हैं, लसिका अंग कहते हैं। ठीक है, लसिका तंत्र क्या होता है, तो यह वाहिकाओं का जाल तथा लसिका गांठ अस्थिमज्जा प्लीहा थाइमस आदि का बना होता है। यानी कि ये सभी जो अंग हैं ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, लसिका तंत्र बनाते हैं। और लसिका तंत्र में जो भी अंग भाग लेते हैं उन सभी अंगों को हम क्या कहते हैं, लसिका अंग कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि लसिका अंग के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार के लसिका अंग हम लोग मुख्यतः पढ़ते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो पहला है प्राथमिक लसिका अंग, दूसरा है द्वितीयक लसिका अंग। जो प्राथमिक लसिका अंग होता है इसमें कौन कौन से अंग आते हैं, तो अस्थिमज्जा और थाइमस ग्रंथि होती है, अस्थिमज्जा बोन मैरो रीढ़ की हड्डी में जो छिद्र होता है वो होता है। तो अस्थिमज्जा और थाइमस ये दोनों जो हैं वो प्राथमिक लसिका अंग कहलाते हैं। और प्लीहा, लसिका गांठ, टॉन्सिल, पेयर्स पैसेज ये सभी जो होते हैं द्वितीयक लसिका अंग कहलाते हैं। टॉन्सिल मतलब तालू जो होता है ऊपर का, ये तालू जो होता है इसके ऊपर का वही। ठीक है, तो प्राथमिक लसिका अंग में कौन कौन से आते हैं, तो अस्थिमज्जा और थाइमस। द्वितीय लसिका में कौन कौन से आते हैं, तो प्लीहा, लसिका गांठ, टॉन्सिल और पेयर्स पैसेज। ठीक है, और हम पढ़ते हैं रुधिर वर्ग के बारे में, रक्त वर्ग के बारे में। तो रक्त वर्ग की खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1902 ईस्वी में, और इस कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, और इनके अनुसार पूरे मनुष्य जाति में 4 प्रकार के रक्त वर्ग या रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी और रक्त वर्ग ओ। और एक मनुष्य में केवल इन चारों में से एक ही प्रकार का रक्त वर्ग
होता है। और ये भी याद रखिएगा आप लोग कि RH फैक्टर की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया था RH फैक्टर की। ठीक है, रिसस मंकी से, बंदर था उसका नाम था रिसस, तो रिसस मंकी से खोज किया गया था। तो रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1902 ईस्वी में, और इस कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये 4 प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाते हैं पूरे मनुष्य जाति में, रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग AB, रक्त वर्ग O। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में RBC की सतह पर जो प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिजन, यानी कि RBC की सतह पर प्रतिजन पाए जाते हैं। और जो प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन घुली होती है। अब हम चलते हैं, प्रतिरक्षी जो होता है हमारा क्या करता है कि रोगों के प्रति लड़ने से और सुरक्षा प्रदान करता है, और है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ से कि रक्त वर्ग AB और O है, जिसमें AB को हम बोलते हैं सर्वग्राही, यानी कि जिसका रक्त वर्ग AB होता है वो किसी भी व्यक्ति का रक्त वर्ग ग्रहण कर सकता है। और वो मरीज है AB का, तो किसी भी व्यक्ति का, चारों रक्त वर्गों में से किसी भी रक्त वर्ग को ग्रहण कर सकता है। और रक्त वर्ग O जो होता है इसको बोलते हैं सर्वदाता, है सबको दे सकता है। ठीक है, सबको दे सकता है, ये सर्वमन, सबका ग्रहण करने वाला, सबको देने वाला, दे सकता है। रक्त वर्ग जो A होता है, A के पास A प्रतिजन होता है लेकिन B प्रतिरक्षी होता है ना। A नाम का A प्रतिजन होता है और B नाम का प्रतिरक्षी होता है। B जो होता है, B के पास B नाम का प्रतिजन होता है लेकिन A नाम का प्रतिरक्षी होता है, एंटीबॉडी होता है। जो रक्त वर्ग AB होता है, इनके पास A और B दोनों प्रकार के प्रतिजन होते हैं, जबकि प्रतिरक्षी एक भी नहीं होता। यानी कि रक्त वर्ग AB के पास एक भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, न तो A न तो B, कोई नहीं। जो रक्त वर्ग O होता है, इसके पास कोई भी प्रतिजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है। प्रतिजन को हम बोलते हैं एंटीजन, है ना। तो प्रतिजन एक भी नहीं पाया जाता है, और प्रतिरक्षी कितने पाए जाते हैं, A और B दोनों। तो अगर आपसे पूछता है कि किस रक्त वर्ग के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, तो O के पास। किस रक्त वर्ग के पास कोई प्रतिरक्षी नहीं, एंटीबॉडी नहीं होता है, तो AB के पास। ठीक है, AB को बोलते हैं सर्वग्राही, O को बोलते हैं सर्वदाता। ठीक है, तो RBC की सतह पर जो प्रोटीन होती है इसको बोलते हैं प्रतिजन या एंटीजन, और प्लाज्मा में जो घुली प्रोटीन होती है इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे।